once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, भाई कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 की धमाकेदार शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर हो चुकी है एंड होपफुली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो गए होंगे। पूरी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप सीएस के सारे वीडियो लेक्चर्स को इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो भाई पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर दी थी डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैम पहला चैप्टर तो हम कर लेंगे जैसे तैसे, लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड, क्योंकि डेटा रिप्रेजेंटेशन में डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में वो सिखाया, जिसके लिए कुछ नंबर सिस्टम्स का हम यूज करते हैं, जहां पे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं। इनके कुछ कन्वर्जन्स होते हैं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बेटा जी ऑलरेडी मैंने डेटा रिप्रेजेंटेशन का पहला पार्ट रिलीज कर दिया आप लोगों के लिए, जिसमें हमने सारे कन्वर्जन को समझा था, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो सकते हैं। होपफुली वीडियो आपने देख लिया होगा। अगेन आई एम टेलिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा है जाके देख लो, ताकि आज का जो सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल के अलावा भी इस चैप्टर में और बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स हैं, स्कीम्स हैं, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जानना चाहते हो आखिर वो क्या है, तो सेशन के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम वो सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो अदर देन दिस और इंपॉर्टेंट से टूल्स हैं, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन के साथ में। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आपको यहाँ पर अपने चैनल पर अब 9 to 12th क्लास के CS, IT, IP, AI सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विथ फ्री ऑफ नोट्स। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स नहीं मिल रहा है मैम, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं नोट्स की PDF भी रेगुलरली आपके लिए अपडेट कर रही हूँ, ताकि आपको नोट्स में भी प्रॉब्लम ना हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, है ना जी। अब बाइनरी एडिशन क्या होता है, उससे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम आपको क्लियर है। 0 and 1 बिट्स के फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं वो बाइनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 होते हैं, 10 इसका बेस होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 होते हैं, 8 इसका बेस होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 16 होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, और A to F बेसिकली यहाँ पर अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। अब ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, देखा है वीडियो, करे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, कहा था मैंने कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ताकि कभी एग्जाम में आए तो कर सकते हो, क्योंकि इसके बिना तो पेपर बनता नहीं है बेटा, आते हैं क्वेश्चन। अभी बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करना है, कन्वर्जन तो समझ में आ गया था मैम, बट व्हाट अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बाइनरी नंबर्स पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी एडिशन दिया हुआ है, तो हम अभी फिलहाल उसी पर फोकस करेंगे। जैसे आप 2 डेसिमल नंबर को ऐड करते हो, वैसे ही बाइनरी नंबर्स को भी ऐड किया जा सकता है। अब मैम यहाँ ऐड करना ही क्यों है, देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमें यही क्वेश्चन समझ में आता है कि भाई ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आपको ये अच्छे से पता है कि सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है ना, और एक्चुअल में प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट काम करती है उसका नाम है ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये जो ALU यूनिट होती है उसका काम ही होता है कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन करवाना, लॉजिक्स परफॉर्म करना। आप कहते हो ना कि कंप्यूटर्स में बल्क में कैलकुलेशंस हो जाते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस ये चुटकियों में कंप्यूटर सिस्टम करता है, देन हाउ, बाय यूजिंग दिस ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो भाई यहाँ पे ये यूनिट आपके नंबर्स को, आपके डेटा को तो समझता नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि भाई कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को तो समझता ही नहीं है, वो जिस लैंग्वेज को समझता है दैट इज ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिप्रेजेंटेड इन 0 and 1 ओनली। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई कि ALU डोंट डायरेक्टली वर्क अपॉन द डेसिमल नंबर्स। जो नंबर्स आप लिखते हो ALU उस पर डायरेक्टली काम नहीं करता है, उस पर डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं करता है। ये जितने भी नंबर्स है वो बाइनरी नंबर्स में प्रोसेस किए जाते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, जो कि सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होते हैं। आप जो भी कुछ बोलोगे, जो भी कुछ लिखोगे, जैसा भी डेटा इनपुट करोगे, वो मशीन में जाकर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट होता है। सो देयर आर 5 बेसिक केसेस फॉर बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के 5 रूल्स है या 5 केसेस है जो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ALU जो है वो बाइनरी एडिशन परफॉर्म करता है, जो आपको समझ में आएगा। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है बाइनरी एडिशन का, आखिर वो 5 क्या है।
सुनो, पहला केस होता है कि जब कोई 0 + 0 वाली बिट को आप ऐड करते हो तो आंसर विल 0। जब आप कोई 0 + 1 वाली बिट को ऐड करते हो देन आंसर विल बी 1। ये तो बहुत सिंपल है, जैसा डेसिमल में करते हो वही होता है कि 0 और 0 को ऐड करेंगे तो मैम 0 आ जाएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 + 0 को ऐड करोगे तो भी मैम 1 ही आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल से एडिशन है जो कि बिट्स के होते हैं, ध्यान रखना। सेकंड केस यहाँ पर आता है कि 1 + 1 करते हो तो 1 0 आता है। इट इज 10, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को 10 बोलते हैं बट इट इज नॉट 10, 1 0, ठीक है। जिसमें 0 लिखते हो आप आंसर में, 1 लिखते हो आप कैरी में। 0 आंसर में जाता है और 1 जो जाता है वो कैरी में जाता है। ऐड करते हो तो कैरी फॉरवर्ड करते हो ना ऊपर, वो चीज है। और जब 111 को ऐड करते हो तो 11 मतलब 11 बोलते हैं इसको जनरली, बट 11 होता नहीं है, 1 1 बनता है, ठीक है। अगेन इसमें 1 जो है वो नंबर आपका एक तो आंसर में जाएगा और एक 1 जो है वो कहा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आखिर इसको करे कैसे मैम, तो कुछ इन शॉर्ट समराइज रूल्स बता देती हूँ, ये ध्यान रखना है। ये रूल्स बाइनरी एडिशन में होते हैं। जब दो 0 0 बिट को ऐड करते हो तो 0 विल रिटर्न, 0 + 1 करोगे तो 1 विल रिटर्न, 1 + 0 करोगे तो 1 विल रिटर्न, एंड 1 + 1 होगा तो 1 0 विल रिटर्न। सिमिलरली 111 3 1 को ऐड करोगे तो 1 1 विल बी द आंसर। हाउ इट इज परफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि कोई भी नॉर्मल डेसिमल नंबर को जब आप ऐड करते हो तो कैसे ऐड कर देते हो, सिंपली ऐड करते हो ना, बहुत सिंपल सा नंबर ले रही हो, 7 5 12 2 + 1 3 और 1 4 42। इट इज जस्ट लाइक वी डू द एडिशन, नॉर्मल एडिशन जो आप बचपन से करते आ रहे हो, है ना जी। तो ऐसे ही सिंपल एडिशन अब हमें बाइनरी नंबर्स में भी करना है। तो सपोज कि मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया 1 1 1 1, ओके, और दूसरा बाइनरी नंबर ले लिया मैंने सपोज 1 1 0 0 और 1, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक और नंबर यहां पर लिया हुआ है ना। व्हाट, अब इसका हमें एडिशन करना है। दिस इज बाइनरी नंबर, दिस इज जस्ट बाइनरी नंबर। आप चाहो तो इसको भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि रूल इज रूल कि 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 10 होता है, 1 0 10 ना। यहाँ पे हमने रूल देखा 1 + 1 वाला, तो 1 + 1 10 हुआ एंड 1 इज कैरी। अगेन 1 + 1 कितना होगा, 10, 0 इज देयर एंड 1 इज कैरी। 1 + 1 अगेन 10, 1 इज कैरी। अब 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया, 11 होता है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अगेन 1 + 1 दैट इज 10। सो हियर्स द आंसर। आपको समझ में आई बात, क्या हुआ? बहुत सिंपल सा रूल बता देती हूँ, 1 1 1 0 0 0 0 और 1। बहुत ध्यान से देखना, सिंपल सा। 0 + 0 इज 0, पहला रूल इज हियर। 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, ये रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। एंड 1 + 1 इज 10, तो 1 0 10, है ना। ये बिना कैरी का है, और जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो आप कैरी के साथ में 3 नंबर्स को ऐड कर लेते हो। सो दिस इज हाउ अबाउट बाइनरी एडिशन विल परफॉर्म, ओके। तो अब एग्जाम में कोई नंबर आ गया, कोई सा भी नंबर आपको दे दिया, सपोज कोई डेसिमल नंबर दे दिया और बोला कि इसको बाइनरी ऐड करके बताओ, तो यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। अभी आपको अच्छे से पता है कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। ध्यान से देखो, बाइनरी कन्वर्जन का फिर से बता देती हूं मैं कि कोई भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, स्पेसिफिकली वो डेसिमल होता है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते चलते हैं। तो बेटा जो 2 7 14, रिमाइंडर इज 1, है ना। 2 3 6, रिमाइंडर इज 1, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। तो इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो 15 का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, बाइनरी, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 27 का भी कैलकुलेट करना और फिर इनको ऐड करना, जो बाइनरी नंबर आएगा फिर उसको ऐड करना। तो ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो बताओ अब आप कर सकते हो कि नहीं? ऑब्वियस आप कर पाओगे आराम से, है ना। सो इट इज वेरी सिंपल कि बाइनरी एडिशन करना कैसे है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ ये समझो कि ये तो हमें समझ में आ गया कि मैम जो डेसिमल नंबर्स है उनको कैसे ऐड करवाना है, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। बट जो कैरेक्टर नंबर्स है, जो स्ट्रिंग नंबर्स है, वो कैसे कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में? क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है? भाई कीबोर्ड से आप जो भी नंबर टाइप करते हो तो उस नंबर का तो हमें समझ में आ गया कन्वर्जन में। 0 to 9 नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, इट इज वेरी ओके, वो हमें समझ में आ गया। लास्ट वीडियो में भी समझा था, आज भी समझ लिया, है ना। बट व्हाट अबाउट जब आप कोई अपना नाम लिखते हो, सपोज आपने मैंने मेरा नाम लिखा BARKHA, है ना, ये मैंने अपना नाम लिखा BARKHA, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा, हाउ? तो इसके लिए ना कुछ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? कुछ कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। सो इन एडिशन टू न्यूमेरिकल डेटा, कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू हैंडल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, अ कंप्यूटर शुड रिकॉग्नाइज कोड्स दैट रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज नंबर्स। तो यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी आप नंबर्स के अलावा जो भी लिखोगे,
कोई अल्फाबेट लिखोगे, लेटर्स लिखोगे, कोई पंक्चुएशन सिंबल्स होंगे लाइक डॉलर, हैश, परसेंटेज, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, कैसे भी कैरेक्टर्स आप इनपुट करोगे वो सभी बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो ये कैसे कन्वर्ट होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर कुछ बेसिकली क्या करेंगे, कुछ बेसिकली स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ कोड्स को डिस्कस करेंगे जो अल्फाबेटिक नंबर्स को, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। सो अब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होते क्या है, ये 26 लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं, 26 अपर केस कैरेक्टर्स होते हैं। मींस कि 26 अपर केस कैरेक्टर A to Z और 26 स्मॉल कैरेक्टर्स स्मॉल a to Z, ठीक है। वही 10 न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, 0 to 9 डिजिट्स होती है, 7 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स तो समझ गए ना, पंक्चुएशन मार्क्स में आपके ये आ जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकोलन, राइट। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 20 to 40 कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ और भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, डॉलर, हैश, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, परसेंटेज, ओके, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स है ये सब अल्फा न्यूमेरिक कोड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली टेक्निक जो हम यूज करने वाले हैं वो है आस्की कोड। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है आस्की कोड, यूनिकोड और ISCII कोड्स की। ये कोड्स क्या होते हैं, ये कोड्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, दैट इज बाइनरी फॉर्मेट, हेक्स फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्मेट में, ठीक है। तो नंबर कन्वर्जन तो अच्छे से क्लियर हो गया था, पिछले पार्ट में मैंने बताया था अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, तो इन सारे कोड्स का हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट आस्की कोड, मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड, द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है बेटा जी, याद कर लेना क्या है इसका फुल फॉर्म, यदि ध्यान से देखोगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली इसको माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। आस्की कोड कितने बिट का होता है, इसमें इसको कितने बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 7 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 2 to the power 7, दैट इज 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स यहां बन जाते हैं, ठीक है। तो कितने बिट में इसको रिप्रेजेंट करोगे आप, जो भी नाम लिखोगे, जो भी कैरेक्टर्स लिखोगे उसको 7 बिट के अकॉर्डिंग, एक एक कैरेक्टर को 7 बिट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 बिट में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि 2 to the power 7 128 कोड ग्रुप्स बनते हैं। दिस इज मोर देन इनफ टू रिप्रेजेंट ऑल द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैरेक्टर्स। और ये जो कोड होता है आस्की कोड, ये मोर देन इनफ होता है जिसमें आप कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, एज कंट्रोल फंक्शन सच एज रिटर्न एंड लाइन फीड फंक्शंस। नाउ बिलो टेबल, अब जो मैं टेबल आपको बताने वाली हूं उस टेबल में आप देखना कि हर एक कैरेक्टर का आस्की कोड क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का, डिजिट्स का आस्की कोड क्या होता है। इवन इसको आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो हियर्स द टेबल, ओके। तो कहानी कुल मिला के समझ में आ रही है। प्रीवियस पार्ट 1 में नंबर्स का कन्वर्जन देखा था, अब इस पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, इस पार्ट 2 में हम कैरेक्टर्स को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर में, वो, ठीक है। जिसमें पहला आस्की कोड। अब ये आस्की कोड में देखो, जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, तो 26 आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं, वहीं 26 आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसके बाद कुछ डिजिट्स होते हैं, उसके बाद कुछ पंक्चुएशंस कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे की बात आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि 7 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि ए की बात करें तो ए का जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 65, मतलब ए को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है आस्की कोड में, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आस्की कोड में 00001 आएगा, ठीक है। और इसके पहले जो 3 डिजिट्स यूज होंगी वही, ये 4 और ये 3 कितने हो गए, टोटल 7 बिट हो गए, ठीक है। अब इसका बाइनरी कैसे निकालोगे, तो भाई ये तो बेसिकली आपके पास में 7 बिट का नंबर आ गया। इसको यदि आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑलरेडी इट इज इन बाइनरी, इसको यदि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल कन्वर्जन का रूल क्या होता है, मैं एक नंबर आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ ताकि आपको सारे समझ में आ सके, ठीक है। ये एक कैरेक्टर है, ये इसका बाइनरी हो गया जो कि किसमें हमने कन्वर्ट किया है, आस्की में, ठीक है, जो कि 7 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ इसको बेसिकली कन्वर्ट करना है अब हमें डेसिमल में। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, तो डेसिमल कन्वर्जन के लिए आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे 2 to the power 0 into 1 होगा, बाकी ये सब 0 0 0 ही रहेंगे, जस्ट बिकॉज यू नो दिस कि अगर मैं 2 to the power 0 में 0 को मल्टीप्लाई कर भी दूं सारे 2 to the power 1s में, तो अल्टीमेटली हमें आंसर 0 ही मिलना है। तो 2 to the power 0 1 2 3 4 5 and 6,
तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 to the power 6 into 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 to the power 0 into 1 दैट इज 1, प्लस ये सारे जीरोज हैं, ये सारे जीरो है यहाँ पर, और 2 to the power 6 मतलब 64, 64 बन जा 64, 64 प्लस 1 कितना आ गया आपका 65, ठीक है। तो इसका यदि डेसिमल निकाले, इसका यदि हम डेसिमल निकाले तो डेसिमल कितना निकल रहा है इसका 65 निकल रहा है, जो आप टेबल में देख सकते हो। तो ये नंबर आपको याद कर लेना है। फिलहाल ये याद क्यों करना है, क्योंकि यहां से कहानी शुरू होगी आस्की कोड कन्वर्जन की। मींस कि आपसे यदि कोई भी लेटर दे दिया, सपोज आपको बोला कि भाई हेल्प HELP इसका कन्वर्जन करके बताओ, या कोई आपको नंबर दे दिया 65 तो इसको कन्वर्ट करके बताओ, तो भाई 65 क्या है, 65 का जो कैरेक्टर है वो A है, 65 का क्या है कैरेक्टर, A कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये डेसिमल कन्वर्जन हुआ। कैसे किया ये कन्वर्जन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब डेसिमल कन्वर्जन के बाद बात कर लेते हैं हम ऑक्टल की और हेक्स की। तो डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इसका जो कन्वर्जन है वो पता है ना, डिवाइड कर देते हैं हम, है ना। तो सिंपली यदि मैं अब बात करूं किसकी, सिंपली यदि मैं बात करूं अब डेसिमल से किसकी, ऑक्टल की, तो इसी ए को ही, इस ए को ही अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 65 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे और रिमाइंडर लिखते चलोगे। भाई 8 8 जा 64, यहां बच जाएगा रिमाइंडर 1, बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, 8 8 जा 64, है ना। अगेन आप इसको 8 से दोगे तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, ये 0 से जाएगा और यहाँ बचेगा 1। इसको रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखोगे तो कितना आ जाने वाला है, यदि इसको आप रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखोगे तो ऑक्टल कन्वर्जन में आ जाएगा 101। ये अगेन आपके ए का कन्वर्जन हो गया 101। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो ऑक्टल कन्वर्जन 101 है। अब यदि इसके हेक्स कन्वर्जन की बात करें, किसकी बात करें, हेक्स कन्वर्जन की, तो हेक्स कन्वर्जन में आपको इसको 8 की जगह किससे डिवाइड करना होगा, 16 से। देखो हेक्स कन्वर्जन भी यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है जी। तो यदि हम हेक्स कन्वर्जन की बात करते हैं तो हेक्स कन्वर्जन में आपको इसी 65 को, क्योंकि हम इसी डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 16 से डिवाइड करोगे, 16 4 जा 64, है ना। तो यहाँ पे बच रहा है 1, ठीक है। आई बात समझ में। फिर ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखोगे, मतलब 41। ये 41 किसका हो गया, 41 आपका अगेन ये हो गया ए का कैरेक्टर की वैल्यू। तो ए कैरेक्टर की वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको समझ में आ गई, ए कैरेक्टर की ऑक्टल वैल्यू समझ में आ गई, ए कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू 7 बिट में जो रिप्रेजेंट होती है वो भी समझ में आ गई। तो ये जो एक यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है ना 7 बिट ए कैरेक्टर की वैल्यू हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, ऑक्टल में, ये कैसे आई, ये क्लियर हुआ, है ना। अब एक ट्रिक इस टेबल को याद करने की है ना, जो आपको याद करना है कि आखिर में हम इतनी बड़ी टेबल को याद कैसे करें, है ना जी। तो सुनो देखो A to Z क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं A to Z। A की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, कैपिटल A की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 65 से। कैपिटल A की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, कैपिटल A की वैल्यू हो रही है स्टार्ट 65 से। तो एक कॉन्टिन्यूशन में बढ़ेंगे सारे नंबर। 65 के बाद 66 B का होगा, 67 C का होगा, है ना, फिर D का होगा 68, E का होगा 69, F का होगा 70, G का होगा 71। तो एक कॉन्टिन्यूशन में बढ़ रहा है कहां तक, Z की वैल्यू 90 तक। तो आपको क्या याद रखना है कि मैम कैपिटल A की वैल्यू तो क्या है मैम, कैपिटल A की वैल्यू 65 है डेसिमल में और Z की वैल्यू 90 है। तो अब इसके बीच का कोई सा भी नंबर आएगा तो आप फिंगर पे काउंट करके आंसर लिख सकते हो, आस्क की वैल्यू लिख सकते हो। वहीं यदि मैं स्मॉल a की बात करूं तो स्मॉल a की वैल्यू होती है 97 और वहीं आप स्मॉल z की वैल्यू काउंट करके 26 प्लस करके निकाल सकते हो, है ना। इसमें 26 प्लस करोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। 25 प्लस करोगे, वाई 25 प्लस करना क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक नंबर है ही, 26 लेटर होता है। तो यदि इसमें हमने 25 प्लस किया तो 7 और 5 12 होते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 10 11 12 समथिंग 122 विल बी दी आंसर। Z की वैल्यू 122 हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई, आई बात समझ में, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अब ये क्यों बता रही हूँ, ये ऐसे क्यों बता रही हूँ आपको, ये कन्वर्जन क्यों बताया, ये तो टेबल का कन्वर्जन मैंने बताया बेसिकली, बट आपको ये वैल्यूज याद रखनी, क्या याद रखनी, ये वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है।
ओके तो अब बाइनरी नंबर यदि याद करना होगा तो बाइनरी नंबर कैसे याद कर सकते हो, वही जो ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी यहाँ पर बाइनरी नंबर याद करने की, कि बेटा आपको यदि कोई बाइनरी नंबर याद रखना है किसी भी डिजिट का या किसी भी कैरेक्टर का, तो 0 1 10 11 फिर वही चीज आपकी आगे चलती जाती है, वही सेम सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पर वही 1 10 11 100 101 110 111 फिर 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 और यहां पर जो ये 4 डिजिट के अलावा आगे जो 3 डिजिट चल रही है वो सब 100 के साथ में चल रही है। फिर इसके बाद में 101 की सीरीज शुरू हुई है, लेकिन जो 4 डिजिट की सीरीज वो वही है ना, 0 1 10 11 1000 1001 1010 100 एंड 101 वही सेम सीरीज आपकी यहाँ पे शुरू हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको कहाँ समझना है वो चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, कैसे आपको इसको याद करना है वो चीज समझ में आ गई है। अभी क्वेश्चन कैसा भी यहाँ पर कन्वर्जन का पूछ लिया जाएगा, कोई भी आपको आस्क की वैल्यू दे दी और उन आस्क की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हो ना। सपोज कि आपको यहां पर डेसिमल नंबर दे दिया, क्या डेसिमल नंबर दे दिया, सपोज आपको यहां पर डेसिमल नंबर दे दिया कि भाई 73 और उसी के साथ में 80 है ना, 73 और 80 इसके कैरेक्टर्स बताओ क्या होंगे। तो अब आपको आस्क की वैल्यूज को काउंट करते आना चाहिए कि भाई 65 से तो कैपिटल ए स्टार्ट हो रहा है और 90 जेड आ रहा है, तो आप काउंट करके बता सकते हो 66 67 ऐसे। 73 पे जो आपका कैरेक्टर आएगा ए टू जेड में, तो 73 पे आपका कैरेक्टर आई आ रहा है और 80 पे आपका कैरेक्टर आ रहा है पी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये आई पी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके आ सकते हो एग्जाम में। क्लियर, तो ये टेबल अब अच्छे से क्लियर हो गई है। वहीं यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस की भी कुछ 8 डिजिट की वैल्यू है, कुछ आस्क की वैल्यूज है, कुछ डेसिमल वैल्यूज है और कुछ हेक्स वैल्यूज है। 0 to 9 की वैल्यूज तो आपको क्लियर है ही, ये आस्क की, ये हेक्स और ये सारी वैल्यूज है। तो दिस इज हाउ अबाउट आस्क की कोड्स। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद अगला टाइप का कोड है, दैट इज ISCII कोड। अब ये क्या होता है? So with the advent of computerization, considerable work has been undertaken to facilitate the use of Indian language on computers. ये जो प्रीवियस कोड हमने देखा ये था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का क्रिएट किया गया था। लेकिन अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन लैंग्वेज भी जो कंप्यूटर्स के का यूज हम कर पा रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पर ISCII कोड को क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। क्लियर। सो दीज एक्टिविटीज वर जनरली लिमिटेड टू स्पेसिफिक लैंग्वेज, वर इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस इंडिया कैसे पीछे रह सकता है ना जी। तो यहाँ पर भी बेसिकली बात करें तो कुछ ऐसे ही नंबर्स हैं, कुछ ऐसे ही डिजिट्स में हम जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इन सच अ सिनेरियो इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट। इंडियन स्क्रिप्ट में कोड करने के लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड है जिसका यूज करते हैं। सो इन 1991 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के बाद में फिर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को डेवलप किया गया। ठीक है, जिसमें बेसिकली यहां पर 8 बिट ऑफ कोड को यूज करते हैं। अब 8 बिट ऑफ कोड मतलब कि है ना, 8 बिट मतलब कि 2 to the power 8, दैट मीन्स 256 में 256 कैरेक्टर्स कोड में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये बात हो रही है ISCII कोड, इंडियन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ट्रांसफर वाले जो कोड्स हैं वो। और वहीं जब आस्की की बात करते हैं ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसको आप 7 बिट में रिप्रेजेंट करते हो, जो भी मैंने बताया 2 to the power 7, मतलब टोटल जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 128 हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है और एग्जाम में डिफरेंस भी आता है। बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई विल टेल यू, मैं यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ ऐसे ही नहीं मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको लेंदी से मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई भी एक वीडियो आपको इतना देर तक देखना पड़ रहा है। हर चीज में, हर बात में बहुत गहराई है जिसको समझना आपको है। अब वो क्या समझना है कि बेटा क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। 11th क्लास है, पेपर स्कूल साइड से बनेगा, टीचर के मन में जैसा आएगा वैसा क्वेश्चन देगा। और जो क्वेश्चन जनरली बनते हैं, जनरली आते ही आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आस्की और ISCII कोड में डिफरेंस आता है। डिफरेंस इज दैट कि ISCII कोड जो है वो इंडियन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है और वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग है। इट इज ऑल्सो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी। नाउ ऑल GIST प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन ASCII. इट हैज बीन यूज्ड बाय IBM for PC-DOS, Apple for ILK and several other companies that are developing products and solution based on representation. जितनी भी जो कंपनीज है
जैसे IBM की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें, ये बेसिकली इसी रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। सो इट हैज बीन मैंडेटरी फॉर डेटा बीइंग कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, फॉर प्रोजेक्ट इज लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, ओके। नाउ दिस स्टैंडर्ड डज नॉट ओनली अप्लाई द देवनागरी स्क्रिप्ट बट ऑल्सो द गुरमुखी, गुजराती, ओरिया, बंगाली, आसामीज, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल स्क्रिप्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि हम जो बात करते हैं कंप्यूटर से जैसे कम्युनिकेट करते हैं वो अपनी लैंग्वेज होती है, तो सिर्फ आपकी हिंदी लैंग्वेज ही नहीं, देवनागरी जो हिंदी लैंग्वेज होता है उसमें ही नहीं, बाकी आप जितनी भाषा में बात कर सकते हो हर एक में यहाँ पर स्क्रिप्टेड कोड्स अवेलेबल है। जैसे बात कर लो आप गुजराती, ओरिया, बंगाली, आसामी, तमिल, मलयालम, हर एक लैंग्वेज के लिए यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट कोड्स अवेलेबल है। सो बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज सो सिमिलर दैट इज सिंगल कोडिंग कैन बी अप्लाइड ऑफ ऑल ऑफ देम, इमीडिएटली प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन बिटवीन दी स्क्रिप्ट। सम ऑफ द ISCI वर्जन ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट आर गिवन बिलो। अब ये देखकर आपको चीजें काफी हद तक समझ में आ गई होंगी। जब आप वर्ड का यूज करते हो या आप लिब्रे ऑफिस राइटर वगैरह किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप देखते हो ना, वहां जब आप टाइपिंग करते हो, नॉर्मली कैरेक्टर्स को टाइप करते हो, तो वहां पर कोड आप सिंबल्स को ऐड कर सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो। तो ये जो ISCI कैरेक्टर्स है ना, कोड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। मतलब देवनागरी की ISCI स्क्रिप्ट आप इस तरीके से देखोगे, यहाँ से आप इजीली हिंदी को टाइप कर पाओगे, है ना। वही बात करें हम बंगाली की, तो बंगाली के कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। यहाँ सारे कैरेक्टर्स आपको विजिबल हो रहे हैं जिसको आप इंसर्ट कर सकते हो और अपने टाइपिंग स्पीड में आराम से टाइप कर सकते हो, ठीक है। नाउ यूनिकोड इज द थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी ISCI ASCII कोड 2 देख लिया, तीसरा है यूनिकोड विच इज लास्ट रिप्रेजेंटेशन। सो यू हैव लर्नड अबाउट 2 डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स, ASCII एंड ISCII। दीज एनकोडिंग स्कीम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे अलग अलग सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स भी हमने बात कर ली कि कौन कौन से सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स है। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है मैम, पंक्चुएशन सिंबल्स भी है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। सो लाइकवाइज देयर आर मेनी एनकोडिंग स्कीम्स। अब इसी के साथ में यहाँ पर यूनिकोड में भी बहुत सारी एनकोडिंग स्कीम्स है जो अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि आजकल कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी के साथ में कहां पहुंच चुके हैं मैम, है ना। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो कंप्यूटर में, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, इंटरनली वो अल्टीमेटली 010101 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कोड्स मैं बता रही हूँ ना, ASCII कोड, यूनिकोड, ये सभी अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स होती है। सो एज वर्ल्ड इज बिगिनिंग इन अ ग्लोबल विलेज थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, दैट नीड वाज फेल्ट फॉर एन एनकोडिंग स्कीम दैट कुड रिप्रेजेंट ऑल दी नोन लैंग्वेजेस कैरेक्टर्स। अब जितनी भी नोन लैंग्वेजेस हैं, सपोज मैं हिंदी को जानती हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को जानती हूँ, आप तेलुगु, मलयालम को जानते हो, कुछ गुजराती, पंजाबी लैंग्वेज को जानते हैं, तो हर एक लैंग्वेज में आपको एनकोडिंग स्कीम मिलती है। और इसका आंसर है जो हर एक एनकोडिंग स्कीम को सपोर्ट करता है वो होता है यूनिकोड, है ना जी। अब यूनिकोड क्या हुआ, इट वॉज डेवलप्ड एज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर, ठीक है। एक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है to define all characters needed for writing the majority of known languages. Majority of जो known languages है कंप्यूटर में, उसके लिए यूज होता है to be a super set of all other character sets. जितने कैरेक्टर सेट्स आप देख लो उन सभी का सुपर कोड्स है जिसमें आप लैंग्वेजेस को एनकोड कर देते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात, है ना, कि हमें एनकोडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको अच्छे से क्लियर है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जिसे समझता है वो तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हम जिसे समझते हैं वो हमारी लैंग्वेज है ना। नाउ बिफोर यूनिकोड वाज इन्वेंटेड देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स। यूनिकोड को इन्वेंट करने के पहले 100 में एनकोडिंग स्कीम्स थी जो कि नंबर्स के लिए असाइन की जाती थी। अब आप सोचो कितनी एनकोडिंग स्कीम्स को आपको याद करना होता था, लेकिन यूनिकोड ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इट कुड कंटेन इनफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, इट रिक्वायर्स सेवरल डिफरेंट एनकोडिंग्स कवर दिस लैंग्वेजेस। जितनी लैंग्वेजेस है, हम 27 to 28 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, है ना। इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उसको एनकोड करने के लिए यहाँ डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स थी। यदि यूरोप की बात कर लें तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि इट विल कवर ऑल इट्स लैंग्वेजेस। इवन फॉर अ सिंगल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, नो सिंगल एनकोडिंग वाज एडिक्वेट। एक सिंगल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी कोई एक सिंगल एनकोडिंग स्कीम नहीं थी। यहाँ पे लेटर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको कॉमनली यूज किया जाता है। So these encoding schemes also conflict with one another.
अब हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग एनकोडिंग स्कीम है, तो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो दैट इज टू एनकोडिंग्स कैन यूज द सेम नंबर फॉर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स और यूज डिफरेंट नंबर्स फॉर द सेम कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर कोड 0xFF रिप्रेजेंट Y इन वेस्ट यूरोपियन कोड, है ना, दिस while the same code represent A in Russian code पेज 1251. मतलब यदि मैं बात करूं 0xFF जो कि Y लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम कोड यहां पर A लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम कोड अलग अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, अलग अलग लेटर्स के सेम कोड हो सकते हैं, है ना, अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स में. दिस इज हाउ जो यहाँ लिखा हुआ है. सो एज गिवन कंप्यूटर स्पेशली सर्वर्स नीड्स टू सपोर्ट मेनी डिफरेंट एनकोडिंग्स एट व्हेनेवर डेटा इज पास्ड बिटवीन डिफरेंट एनकोडिंग्स और प्लेटफॉर्म्स डेटा ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ द करप्शन. ठीक है, अब यहाँ पे करप्शन के भी चांसेस होते हैं, मतलब आपका डेटा करप्ट भी हो सकता है डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम से. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एनकोडिंग. तो यहाँ पे जो यूनिकोड है इसने कैसे सपोर्ट किया, यहाँ पे एक UTF नाम की जो स्कीम है उसका यूज किया जाता है, जो 32 बिट 64 बिट अलग अलग बिट्स के लिए यूज होती है. अब ये होती क्या है मैम, वो एनकोडिंग टर्मिनोलॉजी समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. पहला है एनकोडिंग स्कीम्स. आगे एनकोडिंग स्कीम है क्या, ये वो वे है जिसमें आप किसी भी कैरेक्टर को कन्वीनियंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि मशीन इंटेलिजिबल कोड होता है. ठीक है, मशीन किस कोड को समझ रही मैम, 01 को आप कन्वर्ट कर सकते हो हेक्स में, आप कन्वर्ट कर सकते हो ऑक्टल में, आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में भी. ठीक है, दिस इज अ चांस. तो मल्टीपल जो इतने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनको मशीन इंटेलिजिबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए एनकोडिंग स्कीम्स का यूज किया जाता है, जिसको सपोर्ट करता है यूनिकोड, आस्की, है ना, ये सारे एनकोडिंग स्कीम्स ही है ना. नाउ सेम कैरेक्टर सेट में रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स. सेम कैरेक्टर्स को अभी मैं बता रही हूँ A to Z अल्फाबेट है, A to Z अल्फाबेट को आस्की में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ISCII में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूनिकोड में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स है जिसमें सेम कैरेक्टर को आप अलग अलग एनकोडिंग स्कीम में रिप्रेजेंट कर सकते हो. वहीं कोड स्पेस की बात कर लें तो इट रिफर्स टू द ऑल कोड्स दैट एन एनकोडिंग स्कीम यूजेस टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स. जैसे आस्की एनकोडिंग स्कीम हैज अ कोड स्पेस 0 to 127. अब आस्की की बात करें तो 7 बिट ऑफ कोड होते हैं, 7 बिट में लिखते हो आप आस्की के कैरेक्टर्स को, जो बेसिकली 0 से स्टार्ट होके 127 तक पहुंचते हैं. तो यहाँ पे जो कोड स्पेस हो गई वो 0 से 127 हो गई. इसको कैसे लिखोगे आप, हेक्स में 0 into 0 0 और 0 into 7F, इंटू बोलो या एक्स बोलो, जैसे आपको लिखना है. अब कोड पॉइंट क्या होता है, कोड पॉइंट रिफर्स टू अ कोड फ्रॉम अ कोड स्पेस दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ कैरेक्टर सेट. सपोज मैंने यहां पर लिखा HELP हेल्प, तो ये कैरेक्टर सेट हुआ, इसमें जो सिंगल कैरेक्टर है उसका क्या पॉइंट होगा, वो आपका कोड पॉइंट कहलाता है ना. इसका जो भी कोड होगा H का, है ना. सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि H का कोड आपका है 70. ठीक है, आज की वैल्यू इसकी 70 होगी, तो ये इसका कोड पॉइंट हो गया, है ना. इसको आप अलग अलग वे में एनकोडिंग स्कीम में रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो हम यहाँ मान ले 0x इज वन ऑफ द कोड पॉइंट ऑफ आस्की दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर A. तो A कैरेक्टर का जो वैल्यू होगी, आस्की वैल्यू 65 है, इसको सपोज हम 0x41 एनकोडिंग स्कीम से शो कर रहे हैं. अब भाई यूनिकोड में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आस्की में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ISCII में आ को रिप्रेजेंट करोगे किसी और नंबर से. ये जनरली जब आप हिंदी टाइपिंग सीखते हो तो वहां आपको ये कैरेक्टर कोड्स बताए जाते हैं. ठीक है, नाउ कोड पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर इन द कोडेड कैरेक्टर सेट. फॉर एग्जांपल द कोड पॉइंट फॉर द लेटर A इन यूनिकोड, अभी ध्यान से समझना, ऐसे स्मॉल a को यूनिकोड में लिखते हैं सेट वैल्यू 225 इन डेसिमल. ठीक है, किसमें, यूनिकोड में. आस्की में क्या लिखते हैं मैम, 97 लिखते हैं. और वही हेक्स में क्या लिखते हैं, EI नोटेशन को इस तरीके से हेक्स में डिनोट करते हैं. हेक्स में वैल्यू को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, UTF इसमें यूनिकोड में. आई बात समझ में. चलो कोड यूनिट की बात कर ले तो कोड पॉइंट क्लियर हो गया. कोड पॉइंट क्या होता है, अभी कोड यूनिट की बात करें तो इट रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ यूनिट ऑफ स्टोरेज नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन एनकोडेड कोड पॉइंट. एक कोड पॉइंट में मेमोरी में जाकर कितना स्पेस ले रहा है, वो बेसिकली कोड यूनिट कहलाता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. UTF-8 एनकोडिंग स्कीम्स यूज 8 बिट्स यूनिट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स. मतलब एक जो बेसिकली लेटर है वो मेमोरी में जाके आपका 8 बिट ले रहा है, मेमोरी में जाके आपका 7 बिट ले रहा है. तो मेमोरी का कितना स्टोरेज स्पेस जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो डिफाइन किया जाता है किस एनकोडिंग स्कीम के थ्रू, UTF-8, UTF-32 बिट, UTF-64 बिट एनकोडिंग स्कीम्स के थ्रू, जिसकी लेंथ वेरिएबल लेंथ है, जिसकी लेंथ बदल सकती है
अकॉर्डिंग टू स्कीम, ठीक है। सो फॉर सम कैरेक्टर इज यूज जस्ट 8 बिट मतलब 1 बाइट स्पेस, फॉर सम इट में यूज मोर देन 8 बिट मतलब मोर देन अ बाइट। बात समझ में आ गई। सो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से 24 बिट UTF 8 बिट्स यूनिट के लिए। इन केस वी विल से दैट स्नोमैन कोड पॉइंट्स, ये जो स्नोमैन है ना, ये जो स्नोमैन का कैरेक्टर बना हुआ है एक, ठीक है, ये जो स्नोमैन कैरेक्टर है ये 24 बिट लेता है, ठीक है, 3 UTF 8 बिट्स में। वही हम बात कर लें इस स्नोबेट को, यदि आप कोड पॉइंट्स दोगे तो कोड पॉइंट्स होंगे इसके 3 UTF 8 कोड बिट्स, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है मैम, UTF 8 बिट कोड बिट, ये समझ आती हो। देखो क्या होता है जनरली कि यूनिकोड जो कोड्स होते हैं, ASCII कोड समझ गए, ISCII कोड समझ गए, यूनिकोड में कुछ स्कीम्स होती है, एनकोडिंग स्कीम्स होती है जिसमें स्कीम्स को UTF से डिनोट किया जाता है। आखिर ये UTF है क्या, ये एनकोडिंग स्कीम्स है। यूनिकोड डिफाइंस मल्टीपल एनकोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, दीज आर UTF 8 बिट, UTF 16 बिट, UTF 32 बिट। मेमोरी में पर्टिकुलरली आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बिट कंज्यूम कर रहा है, वो 8 बिट ले रहा है, 16 बिट ले रहा है, 32 बिट ले रहा है, ये इस एनकोडिंग स्कीम के थ्रू बताया जाता है। बात क्लियर हुई अब? अभी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी? जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। इसको सिर्फ आपको समझना है, इसका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस चैप्टर से जो पार्ट बनता है आपका क्वेश्चन पूछने वाला पार्ट, वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे ASCII का पूछा जा सकता है कि ASCII कोड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी ISCII और ये UTF कोड के कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। नाउ द कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम रिफ्लेक्ट्स द वे द कोडेड कैरेक्टर सेट इज एक्चुअली मैप्ड टू बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड फॉर द मैनिपुलेशन इन द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। अगर अब मैं बात करती हूँ UTF 8 की, मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF का क्या फुल फॉर्म हुआ, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड को आप बिट्स में जो कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट 8 बिट में हो सकता है, 16 बिट में हो सकता है, 32 बिट, 3 एनकोडिंग स्कीम्स में हो सकता है। यदि हम UTF 8 की बात करें तो ये वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग स्कीम होती है यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए। इट कैन एनकोड ईच ऑफ दी कोड, जो भी कोड पॉइंट्स होगा, जो भी कैरेक्टर सेट होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सपोज 11,14,112 कोड पॉइंट्स है, तो इसको भी आप यूनिकोड कैरेक्टर सेट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको 8 बिट को यूज करना होगा, जिसको आप ऑक्टेट कहते हो। 8 बिट मतलब ऑब्वियस, 8 बिट मतलब ऑक्टेट, ठीक है, एक ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इट कैन यूज 1 to 6 ऑक्टेट्स टू रिप्रेजेंट कोड पॉइंट्स। यहाँ पे 1 से लेकर 6 ऑक्टेट्स को यूज किया जा सकता है ना। नाउ UTF 8 is a type of multi-byte encoding. Sometimes you use only 8 bits to store character, other times you use 16 or 24 more bits. मतलब एक बार तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 8 बिट्स को तो स्टोर करवा ही सकते हो, एक लेटर में 8 बिट्स में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल A लिखा तो A के जो 8 बिट्स होंगे वो तो यहाँ पे 8 बिट्स में स्टोर होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप इसको और इंक्रीज भी कर सकते हो, आप 16 बिट 24 बिट में भी इसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए ना यहाँ पर बेसिकली यूज किए जाते हैं अलग डिफरेंट टाइप के यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जैसे कि UTF 16, UTF 32, 24। अभी यदि हम UTF 8 की बात करें तो यहाँ पे जो इसका कोड पॉइंट नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, U+0041 रिप्रेजेंट लेटर A। अभी देखो A को ASCII में रिप्रेजेंट करते हो कैसे, ASCII में रिप्रेजेंट करते हो मैम 65 से। ISCII तो आपके देवनागरी और अलग अलग कोड के लिए यूज किया जाता है। अभी यदि मैं इसी A को यूनिकोड में डिफाइन करूं तो यूनिकोड में UTF A में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिकोड में UTF A में हम इसको डिफाइन करेंगे U+0041 से, सेम A को। तो A को आप अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स में अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। यदि इसी A को ASCII में हम सिर्फ ऑक्टल में बात करें तो ये हो जाएगा, हेक्स की बात करें तो हेक्साडेसिमल में 41 हो जाएगा। तो कितने सारे नंबर्स दिख रहे हैं आपको, समझ में आ रही है मेरी बात, कि हम इस एक A लेटर को 65 ASCII में डिनोट कर सकते हैं, डेसिमल, ये डेसिमल हो गया, ये हेक्साडेसिमल हो गया, ये ऑक्टल हो गया। और यदि यूनिकोड 8 की बात करें तो U+0041 हो गया। तो इस एक A कैरेक्टर को आप इतने तरीके से अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे देखो U+0024 S को डिनोट कर रहा है, U+0041 A कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, U+0082 इस साइन को डिनोट कर रहा है ना, ये साइन है अलग अलग,
ठीक है जी, तो आ गई मेरी बात समझ में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो आपको ध्यान रखना है कि UTF-8 एनकोडिंग स्कीम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से कोड पॉइंट के साथ में डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, अब यहां पर कितने कोड पॉइंट्स हो सकते हैं और इनके नंबर ऑफ ऑक्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझना। तो यूनिकोड कोड पॉइंट्स डेसिमल में कुछ ये सारे होते हैं, हेक्साडेसिमल्स में कुछ इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। ऑक्टेट कितने ऑक्टेट्स में बेसिकली नंबर ऑफ ऑक्टेट कितने यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 ऑक्टेट बनाता है 8 बिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये 2 ऑक्टेट बना रहा है 16 बिट के अकॉर्डिंग, यहाँ ये 3 ऑक्टेट बना रहा है 24 बिट के अकॉर्डिंग, और यहाँ ये 4 ऑक्टेट बना रहा है 32 बिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो रहा है। 8 बिट 1 ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 16 बिट 2 ऑक्टेट, डबल होता जा रहा है सीधे। ठीक है, और 24 बिट में 8 बिट्स के 3 ऑक्टेट क्रिएट होंगे। क्लियर? अब ये कैसे होंगे मैम वो समझो। सो दिस इज फॉर कोड U+0 एंड U+7F 0 to 127 डेसिमल UTF विल स्टोर इन द ऑक्टेट लाइक दिस। यहाँ पे ये आपकी जो बिट्स है उनके लिए डेटा स्टोर होगा 0 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब यहाँ पे आपके 7 डिजिट्स आ चुके हैं, और ये है आपकी वैल्यू कंट्रोल बिट जो कि कंट्रोल करेगी इन बिट्स को, दैट इज दी हुई है। इसकी बाइनरी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, और ये किस साइन की वैल्यू है, डॉलर की। ये डॉलर साइन की क्या है, डॉलर साइन की बाइनरी वैल्यू, डॉलर साइन की UTF वैल्यू, UTF-8 वैल्यू। ठीक है, अब इस बाइनरी वैल्यू को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया जिसमें पहला जो बिट है वो कंट्रोल बिट है जो इनिशियली UTF-8 में 0 लिया हुआ है। अब यदि मैं लेटर A की बात करूं तो लेटर A की UTF वैल्यू अभी मैंने बताई 0041 होती है, और इसकी बाइनरी वैल्यू 10000001 होती है। बाइनरी वैल्यू भी आपको समझ में आ रही है कैसे कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बाइनरी वैल्यू, और यहाँ पे कंट्रोल बिट इनिशियली 0 ही असाइन की जाती है। तो फर्स्ट 0 बिट इंडिकेट्स द बाइट एनकोडिंग। ये जो नंबर है, ये जो बाइनरी नंबर है, इसको एनकोड किया गया है 0 को ऐड करके। ठीक है जी, ये मैंने बात आपको पहले भी क्लियर की थी, यदि आपको समझ में आएगी कि जो बेसिकली इंटरनेट पर आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो, एक फाइल दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर होती है, वहां एनकोडिंग स्कीम का यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, उसमें भी कुछ ऐसे ही बिट्स को ऐड किया जाता है डेटा को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए। तो कुल मिला के आप इसको वैसे भी समझ सकते हो कि यहाँ जो भी कैरेक्टर आप प्रेस करते हो ना, उस कैरेक्टर को कैसे समझा जाता है, उसके साथ में इस तरीके से कंट्रोल बिट को ऐड किया जाता है। अभी ये तो बात हुई हमारी 1 ऑक्टेट मतलब 8 बिट वाली। अब यदि आप UTF-8 2 ऑक्टेट की बात करते हो, मतलब 16 बिट की यदि बात करते हो, सो फॉर 2 बाइट और 2 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन UTF यूजेस दिस बिट्स फॉर स्टोरिंग कंट्रोल कोड इज 110 एंड 10। ठीक है, 1 ऑक्टेट के लिए कंट्रोल बिट क्या थी, 0 थी, याद रखना। 1 ऑक्टेट के लिए कंट्रोल बिट क्या थी, 0 थी। UTF-8 स्कीम में 1 ऑक्टेट के लिए 0 थी कंट्रोल बिट। 2 ऑक्टेट के लिए क्या है, 2 ऑक्टेट मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 16 बिट की। कितनी बिट की बात कर रहे हैं, 16 बिट की। तो यहाँ पे जो बिट होगी वो 110 और 10 ये 2 होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहली 8 बिट हुई, ये दूसरी 8 बिट हुई, भाई 8 + 8 ये हो गई आपकी 16 बिट। ठीक है, तो ये पहली 8 बिट में कंट्रोल बिट 110 होगी, दूसरी 8 बिट में कंट्रोल बिट 10 होगी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तो लेफ्ट मोस्ट 3 बिट फर्स्ट ऑक्टेट में आ जाएगी, ये पहला ऑक्टेट जिसमें लेफ्ट मोस्ट में 3 बिट 110 है, और सेकेंड ऑक्टेट में जो होगी 2 बिट्स यहाँ पे आएगी नेक्स्ट ऑक्टेट में जो 10 होगी। सिमिलरली यदि हम अब 24 बिट की बात कर लें, मीन्स कि यहाँ पे यदि अब हम 24 बिट की बात कर लें थर्ड ऑक्टेट के लिए, तो यहाँ पे आपको 8 बिट के 3 पेयर्स मिलेंगे, जिसमें जो आपकी वैल्यूज होगी वो होगी 1110 10 एंड 10। बात समझ में आ गई? क्या होगी यहाँ पर जो वैल्यूज होगी आपकी 1110 10 और 10। इस तरीके से 1 इंक्रीज होता जाता है बस। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो 24 बिट्स की बात कर रहे हैं, थर्ड ऑक्टेट की बात कर रहे हैं UTF एनकोडिंग स्कीम्स में, तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट मोस्ट बिट 4 बिट की होगी 1110। ये देखो 1110 ऐड हो गया, ये 8 + 8 + 8 कितने हो गए टोटल 24 बिट, मतलब थर्ड ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 10 बिट होगी, यहाँ 10 बिट होगी। तो जो भी आपका एक्चुअल डेटा होगा वो यहाँ फिल होगा 4 बिट में, 6 बिट में फिल होगा जो एक्चुअल डेटा होगा। A कैरेक्टर का, B कैरेक्टर का, डॉलर का, परसेंटेज का, हैश का, जिसका भी कैरेक्टर की जो वैल्यूज होगी वो यहाँ इस तरीके से 24 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट 32 बिट? तो 32 बिट में यहाँ पे आपके पास में 8 बिट्स के 4 पेयर्स होंगे। तो ये देखो, ये 8 + 8
प्लस 8 प्लस 8, टोटल कितने हो गए बेटा जी 32 बिट्स। तो यहाँ जो बेसिकली यूज किया जाएगा टर्म कंट्रोल करने के लिए वो आपका 000 ही होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 0 को ही ऐड किया गया है, कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की गई है। जो भी कैरेक्टर, अभी जैसे यहाँ पे कैरेक्टर क्या लिया हुआ है, कैरेक्टर लिया हुआ है आपका डॉलर। डॉलर का यूनिकोड पॉइंट क्या होता है, U + 0024। बाइनरी कोड क्या होता है, ये होता है। अब इस बाइनरी कोड को देखो कैसे फिल किया हुआ है, इस बाइनरी कोड को यहाँ पर फिल किया हुआ है लाइक दिस 100 यहाँ पर आया है, ठीक है। इसके पहले के 00 इस तरीके से फिल हुए हैं 8-8 बिट के अकॉर्डिंग, मतलब एक पर्टिकुलर में आपको 8-8 बिट शो हो रही है। तो इनके जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहे हैं। यदि इस पर्टिकुलर सिंबल की बात कर लिए तो इसकी वैल्यू ये है, और इसका जो बिट है कन्वर्जन बिट वो इस तरीके से है। तो लास्ट में तो आपकी पूरी बिट फिल होगी, उसके पहले आपकी इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये पूरी बिट की वैल्यू आखिरी में फिल होगी, इसके आगे ये 3 जो बिट्स हैं ये ऐड होंगी। 3 जो ये 8-8 बिट की वैल्यूज दिख रही है ना, ये बेसिकली कंट्रोल बिट्स कहलाएंगी। ओके, सो यहाँ पे 32 is a fixed length encoding scheme that uses exactly 4 bytes to represent all Unicode points, that is directly stores the binary code of any Unicode points in 4 bytes। ठीक है जी, ये 4 bytes हो गए। क्लियर, ये 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, तो 4 बाइट में इंफॉर्मेशन आपके यहाँ स्टोर हो रही है। सो दिस इज UTF 32 बिट। सो देयर इज वन मोर यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम UTF 16 विच इज ऑल्सो अ वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम दैट आइदर यूजेस 2 बाइट्स और 4 बाइट्स टू रिप्रेजेंट यूनिकोड पॉइंट्स। तो होपफुली आपको अच्छे से यहां तक में समझ में आ गया। UTF 8 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, UTF 8 सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो कि 90% वेबसाइट्स में यूज की जा रही है। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि इंटरनेट पर जो भी कोई वेबसाइट आप एक्सेस करते हो या जो भी कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स को यूज कर रहे होते हो, तो वहां पे सिक्योरिटी के लिए जो एनकोडिंग स्कीम यूज की जाती है वो UTF 8 होती है, जो वेबसाइट्स में अधिकतर देखने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वैसे UTF 16 32 बिट भी है, बट जो पॉपुलैरिटी में आजकल है, जिसको यूज किया जा रहा है मोस्ट पॉपुलर, वो UTF 8 है। तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है पार्ट 2 भी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स आर हियर। इन कंक्लूजन यदि मैं बताऊं तो प्रीवियस सेशन में हमने समझा था नंबर्स का कन्वर्जन, कि कैसे आप जो डिजिट्स हैं 0 to 9 जो डिजिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वगैरह में। और यहाँ इस पार्ट 2 सेशन में हमने समझा है कि आप कैरेक्टर्स को कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप कैरेक्टर्स को ASCII कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ISCI में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वही आप यूनिकोड में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यूनिकोड के अपने अलग अलग मतलब है। मेरी बात समझ में आई? जो अल्फा न्यूमेरिक जो आपके कोड्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक जितनी वैल्यूज होती हैं जिसमें सारी वैल्यूज आ जाती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्कीम्स होती हैं। एक होती है ASCII, एक होती है ISCII और दूसरी होती है यूनिकोड। अब यूनिकोड में अपने आप में फिर 3 तरीके होते हैं जिसमें आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक होता है UTF 8 बिट, UTF 16 बिट और UTF 24 बिट। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद करना तो कभी नहीं भूलोगे, है ना जी। अब इनके कन्वर्जन में जिसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ ये है, बाकी इसके अलावा आपको सिर्फ थ्योरी लिख कर आनी है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे फिनिश होता है ये धमाकेदार सेशन। इसी के साथ में हमने चैप्टर नंबर 2 को भी खत्म कर लिया है। तो होपफुली अब आपको दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। इनके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, है ना। और यदि पहली बार सेशन में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, एज वेल एज जिसमें सबसे ज्यादा डाउट है मैम बूलियन लॉजिक, उसको जरा पढ़ा देना, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, मैम बूलियन लॉजिक जरा पढ़ा दो, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है। तो अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बूलियन लॉजिक एज वेल एज इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।